वॾी महिरबानी। प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे आऊं गुज़ारिश कंदुसि नामवर कानूनदान साईं काज़ी फैज़ मोहम्मद साहिब जिन जा फ़र्ज़ंद आहिनि ऐं सिंध जे अंदरि अदब जे अंदरि तमामु वॾो नालो काज़ी जावेद साहिब एडवोकेट असांजे विच में मौजूदु आहिनि। आऊं गुज़ारिश कंदुसि तव्हां सां मुखातिब थियनि। साईं कामरेड रोचीराम साईं, साईं बंगाली साईं अदीब हमीदा साहिबा, साईं असांजो दोस्त सभु भाइर भेणों, अस्सलाम वालेकुम। मुझे नहीं लगता कि अब कोई वो उर्दू और सिंधी में कोई फ़र्क क्या है। जैसी सिंधी हमारी है, उर्दू भी हमारी सिंध की ज़ुबान है, तो मुझे तो दोनों ज़ुबानें जो है वो एक साथ लगती हैं, दोनों से मोहब्बत है। तो मैं समझता हूँ कि उर्दू में ही मैं बात करता हूँ, जहाँ सिंधी आई तो सिंधी में बात करूँगा, जहाँ उर्दू आई तो उर्दू में बात करूँगा। ये शेर कामरेड का जो है आप उससे ज़रा अंदाज़ा लगाएं, और ये शेर कामरेड जतोई का कमाल है। वो सिंध को कहते हैं जिए सिंध, जिए सिंध, जिए सिंध की जो जिए सिंध का जो फ्रेज़ है वो हैदर पे जतोई ने दिया था, लेकिन वो फ्रेज़ है क्या? वो फ्रेज़ इनकम्प्लीट है अगर उसको इससे न जोड़ा जाए। जिए सिंध, जिए हारी जिए हर, जिए हारियाणी पुरनूर, जिए सिंध हारी खातून, उसका जो है जिससे वो काटता है वो ये सब जो है वो एक जो है। लेकिन कैसर साहब बंगाली साहब से ये अर्ज़ है कि हमें रिसर्चर हैं वो, हमें ये देखना चाहिए कि ये सिंध के साथ खास करके बदनसीबी क्यों हुई कि 75 साल हो गए हैं, वडेरे ही वडेरे हैं। कभी हमने देखा है इस असेंबली में कोई ऐसी सीट सिंध असेंबली में आई हो जो कि मतलब कासमाबाद जो कि सिंधियों का गढ़ जाता है, वहाँ पे बड़े बड़े मुख्तलिफ फ़िक्र होते हैं नेशनलिज्म के, ये वो वहाँ से भी वडेरे जीतते हैं। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब तो थे, उन्होंने तो 2-4 मिडिल क्लासी लोग भी दिखाए थे, अब तो सारे के सारे। ये क्यों है? ये 1947 की उस अमल में छुपी हुई ये बात है कि हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो नुकसान ये हुआ कि वो मज़हब के नाम पे हमारी एक बहुत बड़ी क्रीम जो थी, जिन्होंने रेजिस्ट करना था वडेरों को, जो रेजिस्ट करते थे वडेरों को, और जो झगड़ा था, जो ये जो हम बॉम्बे रेजिडेंसी से जुदा हुए, वो झगड़ा था ही वो अल्लाह बख्श शहीद सुमरो और वडेरों का। वो सूरे बादशाह, वो अल्लाह बख्श सुमरो जो कि मुस्लिम लीग को बाय नहीं करते, और मुस्लिम लीग जो एक नरेटिव बन के सिंध के अंदर ठूंसी गई थी, ठूंसी, क्योंकि 35 तक तो मुस्लिम लीग का एक कतरा भी नहीं था यहाँ पे। तो वो जो यहाँ पे एक मिडिल क्लास थी, शिकारपुर पे डोमिनेट करते थे, कराची पे डोमिनेट करते थे, हैदराबाद पे करते थे, और वो थोड़े से बायस भी होंगे। वो मुसलिमों के लिए छोटे से स्कूल, वो स्कूलों में जो है वो एक अलग सा रखते थे, और जो मेजॉरिटी स्कूल में पढ़ती थी वो हिंदू पढ़ते थे। सखर बहुत बड़ा शहर है, और ये शालती बिटाई है। इसको जो डिस्कवर किया, इसको जो कंपाइल किया, जो उस पर रिसर्च की, और जो बिटाई को जिन्होंने बिटाई बनाया, ये हिंदू रिसर्चर्स थे। और इन वडेरों ने साजिश की उनके खिलाफ, इन वडेरों ने साजिश की, और वो जो है किसी न किसी शक्ल में आई, और मंजिल मस्जिद गाह कहें, फिर भगत कंवर राम साईं को उन्होंने गोलियां लगाई, फिर सूरे बादशाह को पाई हुई, फिर शहीद अल्लाह बख्श सुमरो को गोली मार दी। ये 1935 GI एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिससे सिंध जो है एक स्टेट बन के आई, रियासत बन के आई। जिस साथ साथ ये क्लासेस जो है आपस में जब कलिश में पड़ गए, और इतनी बड़ी 500 साल 1000 साल की तारीख है कि कोई साउथ एशिया में कहेगा जितना रिलीजियस टॉलरेंट सिंध है कोई इलाका होगा इतना, जितना अभी भी, जितना बड़ा ऑनस्लॉट होने के बाद भी। और वो क्यों इस तरह से जो है वो इस क्लास स्ट्रक्चर में, ना बलूचिस्तान है, वहाँ पर भी एक मिडिल क्लासी पार्टी है, डॉक्टर मालिक वाले 5-6 सीटें 7-8 बलोच नरेटिव पे उस तरह से जीत जाते हैं।
पंजाब तो बहुत ही आगे निकल गए, सरहद में भी 5-5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती नहीं है, वहाँ पर भी एक नरेटिव है। यहाँ जो नरेटिव है जो अखबारों पे डोमिनेट करती है, सिंधी अखबारों पे डोमिनेट करती है, और ऐसे खूबसूरत कॉलम आते हैं, शायद ये अंग्रेजी अखबार में आते हो जहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म के हवाले से खुले खुले कॉलम्स आते हैं, बहुत खुली खुली डिबेट्स होती हैं सिंधी ज़बान में। क्यों ऐसा है कि उसकी जो इकोनॉमी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मुख्तलिफ है। वो 1947 में बिल आखिर हमने उनको भगाया है यहाँ से, और जो जहाँ आए वहाँ से उन्होंने यहाँ पे ओनरशिप नहीं ली। उनके शायद उनको यही उस वक्त तो यही था कि ये मुस्लिम लीग होगी और सब कुछ यही होगा, और वन पार्टी रूल का कंसेप्ट था, और बहुत सारा कुछ किया, और ज़बरदस्ती कराची से इनको निकाला था, तो ज़बरदस्ती। यहाँ पे कोई भी रॉयट्स नहीं थे, जहाँ पे रॉयट्स प्लांट किए गए। एक जो बड़ी तहरीक है वो है हारी अलाटी तहरीक। वो अलॉटमेंट थी, वो थी कि जो हिंदुओं की ज़मीन है वो जो है वो इन तहखानों को दी जाए, जो जहाँ जो काम करते हैं उनको रेंट पे दी जाए, मतलब एक माना अलाट की जाए कि भाई अब तो लाओ। मेरे वालिद साहब अपने उस हारी अलाटी तहरीक के हवाले से लिखते हैं, हैदर बख्श जतोई और काजी फैज़ल अहमद की जो मोहब्बत है वो बड़ी अच्छी, आपस में लड़ते भी थे, आपस में प्यार भी करते थे, लेकिन बड़ी खूबसूरत मोहब्बत थी। और हैदर बख्श जतोई के बारे में ऑटोबायोग्राफी में काजी साहब लिखते हैं कि GM सैयद हैं, ये हैं, वो हैं, बहुत खूबसूरत, लेकिन हैदर बख्श जतोई जैसा कोई नहीं। तो हैदर बख्श जतोई को अपने स्ट्रगल में वो सबसे, और यहाँ पे अब हैदर बख्श जतोई जो है सन से गायब है। तो वो अलाटी तहरीक चली 1951, 52 या 53 में मैं समझता हूँ, और 5 साल तक वो तहखानों को, और वो बस दिखते हैं कि इतनी प्रॉस्पेरसनेस आई, वो एक फॉर्मेशन चेंज हुई। हाशिम गांगरो साहब थे, अमिता गांगरो के वालिद साहब, वो हारी अलाटी तहरीक के एक बहुत बड़े हीरो हैं, हमारे अब्बा के साथ थे। फिर जाके ये 1957 में जस्ट बिफोर अयूब मार्शल ये हारी अलाटी वाला जो अलाट खत्म होती, एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी, और इतनी बड़ी तहरीक चली थी कि सिंध की जो 4-5 तहरीकें हैं उनमें उनका शुमार होता है। माड़ी तहरीक कहते हैं, हुर तहरीक कहते हैं, हारी अलाटी तहरीक, जहाँ 15-20 हज़ार लोग आए थे यहाँ बैलगाड़ियों पे चढ़ के, ये वो, और उसमें मेरे वालिद साहब का एक बहुत बड़ा उसमें रोल होगा। तो वो जो ज़मीनें थी, वो जो अब फर्ज कर लें वो हिंदू न जाते यहाँ से, एक वैक्यूम क्रिएट हुआ ना, वो वैक्यूम वडेरों ने भर दिया। वैक्यूम किसी का इंतजार नहीं करता, और ये जो हमारे जो मुसलमान जो लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, जो भी अभी मिडिल क्लास चढ़ के आए, जन इंक्लूडिंग मी, माय फादर, ये वो हिंदुओं ने बनाया था यहाँ स्कूल। ये वो हिंदुओं की सारी जो थी मेहनत थी, वो हिंदू थे या नहीं थे, लेकिन वो जो भी एक मिडिल क्लास थी, वो जो हिंदू थे वो अलग, वो मिडिल क्लास ही जो यहाँ से चली गई। और अल्लामा आया कभी कहते थे कि ये हमारी मिडिल क्लास जो है यहाँ से नहीं जानी चाहिए, ये हमने सालों सदियों का एक लेबर किया है, ये चली जाएगी तो मसले में। वो जो एक गेप आया उसको वडेरे ने क्लप करके भर दिया। 20 साल तक ये हैदर बख्श जतोई की हारी कमेटी, काजी फैज मोहम्मद की हारी कमेटी, ये 20 साल तक मोस्ट पॉपुलर पार्टी रही है। पार्टी नहीं थी, ये ट्रेड यूनियन थी। लेकिन 1950 से 1970 जब तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो नहीं फिनोमिना बने थे, तब तक हारी कमेटी थी, और उसका एक ही मिनिमम एजेंडा था। वो मिनिमम एजेंडा ये था कि जिसके हारियों के हुकूक हैं, वडेरों को ख़त्म करना है, बस आ जाओ, ये मिनिमम एजेंडा। आप उस पार्टी में, आप मौलाना अब्दुल्ला सिद्दीकी के पार्टी में हैं, आप मजहबी हैं, आप ये हैं, आप वो, सब हो, कोई बात। इस पॉइंट पे आ जाए, हम यहाँ करें। इतने बड़े जलसे होते थे, इतने बड़े जलसे, मुझे वो बचपन का वो याद है, सकरड़ का आखिरी जलसा मैंने अपनी आंखों से हैदर बख्श जतोई को देखा। और जब वो स्टूडेंट का जो ये सिंधी ज़ुबान के हवाले से जो हुए थे, ये भूख हड़ताल हुई थी, तो उस पर अपने आप को वो लेके आए थे, उस पर जो आम स्ट्रेचर जो होता है, कुछ व्हील चेयर जो होती है, तो कमज़ोर हो गए थे, ज़ईफ़ हो गए थे। लेकिन वो आखिरी हारी कमेटी की वो जो थी, जो वो जिसमें सदारत जो थी, उस कुर्सी से हैदर बख्श जतोई से कुर्सी से करवाई, उसकी तस्वीर से करवाई गई थी, सकरन में हुई थी। और एक बहुत बड़ा रोमांस था,
اور مطلب اتنی بڑی پوئٹری ہوئی, اتنی بڑی شاعری ہوئی, اور اچانک ذوالفقار علی بھٹو صاحب بہت ہی کمال کے ہوں گے, بھٹو بہت ہی بڑی ڈیموکریسی کی جنگ لڑی ہے, ہمارے ہیروز میں سے شامل ہوتے ہیں, لیکن اس ایک نقطہ یہ ہے کہ وہ سندھ کے اندر وڈیرا شاہی کو مضبوط کرنے میں بھی ایک لحاظ سے سب وڈیرے تھے, سب وڈیرے آگے. پاپولر پالیٹکس تھی, پاپولر پالیٹکس میں جس کے پاس پاور ہوگی دے نا زرداری صاحب کسی مڈل کلاسی کو اسمبلی میں سیٹ, وہ جیتے گا بھی نہیں فیکٹ, لیکن وہ دے گا بھی نہیں. تو اب جو صورتحال یہ ہے کہ شاہ نواز کمبھر میرپور خاص میں ان کو اس بیچارے کا پولیس نے مارا ہے اس کو, اور وہ ایک وہاں پہ وہاں ریلیجس ایکسٹریمزم کرتے ہیں, اور پورے پاکستان میں جو مائنورٹی کے حوالے سے میجورٹی میں جو علاقہ ہے یا ڈویژن ہے وہ ہے یہ تھر والی میرپور